टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कल के टॉपिक में हमारे पास थे एपिथेलियल टिश्यूज, और एपिथेलियल टिश्यूज में से हमने आपको दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाए थे, एक सिंपल और एक कंपाउंड, याद है? अभी फिलहाल हम सिंपल एपिथेलियम में पढ़े हुए हैं, जो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, सिंपल एपिथेलियम। और सिंपल एपिथेलियम में मैं आपको लगभग 6 टाइप पढ़ा चुका हूं, 7 पढ़ा चुका हूं। 7 याद है? नाम याद है? पहले बोलो। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसके बाद सिंपल क्यूबॉइड है ना? अच्छा, इसका एक वेरिएशन है, इसमें एक ब्रश बॉर्डर भी था। तो बताओ क्या नाम था, बताओगे? सिंपल ब्रश बॉर्डर। तो 1 2 3। इसके बाद सिंपल कॉलमनर, इट इज नोन एज कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर। और कहा सिंपल कॉलमनर का भी वेरिएशन था, बोलो कौन? ब्रश बॉर्डर था। थैंक यू वेरी मच। तो ये कितने वेरिएशन हो गए? 5। सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड कॉलम और सिंपल कॉलमनर। सबके एग्जांपल याद है? मैंने कहा था कॉलमनर ढूंढने जाओगे तो जीआई, व्हाट इज जीआई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एकदम ये समझ लो, रट्टा नहीं मारना है। जीआई, व्हाट इज जीआई? स्क्वैमस वाली जो जगह है वो है डिफ्यूजन। कौन सी जगह है? जहां से लिक्विड पास हो रहा हो या फिर एयर। याद है? दोनों तरीके के डिफ्यूजन हो सकते हैं, गैस के डिफ्यूजन और लिक्विड के। हो गया? तो आपको मालूम है डिफ्यूजन सरफेस कहां कहां पर थी, याद है? बोलो। इसके बाद भी मैंने पढ़ाया था सीलिएटेड। बोलो क्या पढ़ाया था? क्या सीलिया प्रेजेंट हो सकती है? और सीलिएटेड एपिथेलियम या तो होती है क्यूबॉइडल या तो होती है कॉलमनर। याद है? अच्छा भाई, इस साल का क्वेश्चन याद है आपको? इस साल एक क्वेश्चन आया था, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम या फिर कॉलमनर सॉरी ब्रश बॉर्डर। कौन सा आया था? ब्रश। इट वॉज अ सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर। बताओ। फैलोपियन ट्यूब। कौन सा? फैलोपियन। ओवरी है, एक ट्यूब निकली थी, ट्यूब का नाम फैलोपियन, यूट्रस में गई थी। कुछ लोगों को केवल ये सब बोलना होता है, कुछ नहीं मालूम होता। इसके बाद आपको मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। बताओ कहां पर है? सीलिएटेड याद है? सीलिएटेड 2 जगह बताया गया था। सीलिएटेड एब्जॉर्प्शन के लिए कि डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन। और ब्रश बॉर्डर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बताओ जहां पर भी ब्रश बॉर्डर होगा वो सरफेस एरिया घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक है। तो ये 5 वेरिएशन, छठा ये, और 7वां कौन सा था? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। बोलो कौन सा था? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। तो ये थे हमारे वेरिएशन कल के एपिथेलियम टिश्यू के। और मैंने कहा था इनमें मैं इंक्रीमेंट करने वाला हूं, मैं इनको और बढ़ाऊंगा। आज स्पेशल एपिथेलियम में हम लोग इनको पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशल एपिथेलियल मॉडिफिकेशन, एंड दीज आर नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यूज और द ग्लैंड्स। ध्यान से सुनिए, ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम। पहला पॉइंट, एपिथेलियम। देखिए, मुझे बार बार पीछे आपको इसलिए लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा टिश्यू टोटल कितने प्रकार के थे? 4। 1 इज एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर। तो बताओ ग्लैंड मसल से बनती है? यस सर। अरे बेवकूफों, कितने प्रकार के टिश्यू हैं? 4। बताओ ग्लैंड नर्व की
होगी एक आधी तो छोड़ दो। ग्लैंड जनरली नर्व की, ग्लैंड जनरली मसल्स की, जनरली कनेक्टेड टिश्यू की। तो बताओ ग्लैंड किसकी बनी होती है? एपिथेलियम। सो ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। पहला पॉइंट। व्हाट इज द मॉडिफिकेशन? द ग्लैंड आर द एपिथेलियल सेल विथ सिक्रीटरी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? सिक्रीटरी, यानी सिक्रीशन की प्रॉपर्टी आ जाती। ये एक प्रॉपर्टी पैदा हो जाए अगर एपिथेलियम में कि वो सिक्रीट करने लगे कोई भी सब्सटेंस, देन हम उसे बोलेंगे ग्लैंड्स। वो एपिथेलियम जो कवर कर रही थी आज सिक्रीशन करने लगी, उसे बोलेंगे ग्लैंड्स। याद रखना ग्लैंड्स जनरली दो प्रकार की हैं। वन इज नोन एज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और दूसरे तरीके की ग्लैंड्स हैं, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। बताइए ग्लैंड कितने प्रकार की? वन इज, दूसरा। अच्छा बताओ, मैंने बोला था एपिथेलियम किसके बिना संभव नहीं है? थोड़ी मदद करिए आप। देखिए मैंने यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बनाई, सेलुलर है कि नॉन सेलुलर? क्या ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है? क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है? अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो सेलुलर की नॉन सेलुलर? थैंक यू वेरी मच। अब इस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन में या तो कॉलमनर, या तो और या तो क्यूबॉइड। यस, वेरी गुड। ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, और इनका मॉडिफिकेशन या तो किन का होगा? कॉलमनर। बोलो किसका होगा? और या तो क्यूबॉइड। और जिस चीज को भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर ना समझ में तुरंत पूछो कि सर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर लंबी ज्यादा हो और चौड़ी कम हो तो बताओ ये क्यूबॉइडल की कॉलमनर? हाँ? और इधर देखो, अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी हो तो बताओ ये वाली, ये वाली। तो ग्लैंड या तो क्यू कॉलमनर की मॉडिफिकेशन है या तो क्यूबॉइड। स्क्वेमस की मॉडिफिकेशन नहीं। अब ध्यान सुनना, इफ दीज ग्लैंड आर, भैया सबसे पीछे बोर्ड की तरफ देखो, अगर ग्लैंड बेटा मैं बोल रहा हूं तो ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल की मैनी सेल? सो हाउ वन सेल कैन बिहेव लाइक ग्लैंड? यस, इट कैन बिहेव लाइक ग्लैंड बाय सिक्रीशन, बाय सिक्रीशन। तो हो सकता है कभी कभी कोई कॉलमनर सेल लाइक दिस इज अ कॉलमनर सेल, इसमें फीचर ये आ जाए कि वो सिक्रीटरी प्रॉपर्टी मेंटेन कर ले, यानी वो सिक्रीशन करना चालू कर ले, और सिक्रीशन करने के बाद म्यूकस सिक्रीट करने लगे। क्या सिक्रीट करने लगे? म्यूकस। ऐसी यूनिसेलुलर ग्लैंड को हम लोग यस म्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसाइट। व्हाई इट इज नोन एज म्यूकोसाइट? क्यों? क्या सिक्रीट किया है? म्यूकस। और सेल कितनी है? एक, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज म्यूकोसाइट। कोई बता सकता है इसका दूसरा नाम? Yes, these are also known as goblet glands. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कई लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये कहाँ पाई जाते हैं? ना ना, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ही नहीं। क्या आपको कॉलमनर एपिथेलियम याद है कहाँ पाई जाती थी? कहीं याद ही नहीं है। बताओ कॉलमनर कहाँ पाई जाती थी? GI। व्हाट इज GI? हाँ? अब जरा आप जितना GI देख सकते हैं देखें। क्या आपके माउथ के चारों तरफ ये जो कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, क्या ये म्यूकस मेम्ब्रेन है? म्यूकस मेम्ब्रेन से कोई चीज सिक्रीट हो रही है? स्लाइमी टच की, दैट इज म्यूकस। बोलो क्या है? म्यूकस। उसको सिक्रीट करने वाली ग्लैंड कौन सी है? गॉबलेट। तो इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रीट करने वाली गॉबलेट। बोलो कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन में गॉबलेट। ओके। अगर पूरी GI में कोई यूनिसेलुलर ग्लैंड है और जो म्यूकस सिक्रीट कर रही है, दैट इज नोन एज गॉबलेट ग्लैंड। बोलो कौन सी? और दूसरा नाम इसका क्या है? म्यूकोसाइट। फिर से बोलो।
कई बार लोग केवल हाँ बोलते हैं, उनसे पूछो व्हाट इज म्यूकस, रुक जाएंगे। म्यूकस इज अ स्लाइमी फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है? स्लाइमी। ऐसा फ्लूइड जो चिकना फ्लूइड है, दैट इज नोन एज स्लाइमी फ्लूइड, मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसका बना है? प्रोटीन का बना हुआ एक स्लाइमी फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। आप पूरी जीआई में लुब्रिकेशन के लिए स्लाइमी फ्लूइड सेक्रेट होते हुए पाएंगे, दैट इज नोन एज म्यूकस। और ये जो म्यूकस होगा, इसका जो सिक्रीशन है वो गॉबलेट ग्लैंड कर रही होंगी। दीज आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड और द म्यूकोसाइट्स। इन्हें क्या बोलेंगे? म्यूकोसाइट्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ गॉबलेट ग्लैंड की जगह ढूंढने जाओगे तो कहाँ मिलेगी? जीआई। व्हाट इज जीआई? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके बाद आती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। सीरियस, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स आर द ग्लैंड हुज सिक्रीटरी पार्ट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। वन सेल और मैनी सेल्स? मैनी सेल्स। If this is a secretory part, so ये सारी की सारी हैं सेल्स। So secretory part is made up of many cells। तो बताओ यूनिसेलुलर ग्लैंड की मल्टी सेलुलर ग्लैंड? और अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड का जो सिक्रीटरी पार्ट है, दिस इज अ सिक्रीटरी पार्ट, इसने कोई भी चीज सिक्रीट की और ये सिक्रीशन अगर डक्ट में छोड़े गए, कहां छोड़े गए? डक्ट में, तो इन ग्लैंड का नाम अलग होगा, और अगर डक्ट में ना छोड़े जाए तो ग्लैंड का नाम अलग होगा। मैं रुक रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम बनाने के लिए जगह चाहिए। इतना मुझे बताओ ताकि इतना समझ में आ जाए, मल्टी सेलुलर में अलग से पढ़ाऊंगा। ग्लैंड्स आर, एक बार बोलो, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। किस तरीके की एपिथेलियम? या तो कॉलमनर या तो क्यूबाइड। ठीक, अच्छा बताओ इनका प्रॉपर्टी कैसा हो गया? प्रोटेक्शन की सिक्रीशन, कल मैंने बहुत सारी एपिथेलियम पढ़ाई जिनकी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन थी। क्या थी? डिफ्यूजन। बहुत सारी पढ़ाई जिनकी प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन थी। क्या थी? एब्जॉर्प्शन। और आज जो एपिथेलियम पढ़ा रहा हूं, क्या वो उसकी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है? यस। क्या है? हाँ, बैठे रहो एकदम सही ढंग से और बताते रहो। इनकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिक्रीशन। बताइए जो ग्लैंड है ये कितने प्रकार की हो सकती हैं? दो, या तो यारी पूरी ग्लैंड में कितनी सेल? एक। कितनी सेल? कंडीशन यूनिसेलुलर। क्या किसी ऐसी ग्लैंड का नाम जानते हो? इनका नाम है म्यूकोसाइट। बोलो, म्यूकस को सिक्रीट करने वाली साइट। व्हाट इज साइट? सेल। और म्यूकस को सिक्रीट करने वाली जो सेल है इन्हें म्यूकोसाइट बोलेंगे। और ये जो म्यूकोसाइट होंगी ये मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर? यूनिसेलुलर। क्या इन्हें कोई स्पेशल नाम भी दिया गया है? बोलो कौन? क्या ये ज्यादातर समय पर कॉलमनर सेल्स का मॉडिफिकेशन है? और कॉलमनर सेल कहाँ पाई जाती है? पता नहीं। जीआई। व्हाट इज जीआई? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बताओ पूरा जीआई ट्रैक्ट किससे भरा हुआ है? गॉबलेट सेल्स। इसके बाद हमने कौन सी ग्लैंड पढ़ी? मल्टी सेलुलर। फिर से बोलो। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का जो पार्ट है, एवरीवन हियर, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का जो पार्ट है, लेट्स सपोज द ग्लैंड पार्ट, ग्लैंडुलर पार्ट, तो बताओ इट इज मेड अप ऑफ वन सेल और मैनी सेल। और अगर ये बहुत सारी सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर। तो बताओ ये वाला पोर्शन जो हो गया ये कैसा पोर्शन है? ग्लैंडुलर। बोलो कैसा? और बताओ ग्लैंडुलर पोर्शन का मेन फीचर क्या होता है? सिक्रीशन की कंडक्शन। सिक्रीशन। तो बताओ क्या ये कुछ कुछ मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं? अब ये मटेरियल क्या हो सकता है? मटेरियल कुछ भी हो सकता है। मटेरियल में भी सलाइवा। क्या हो सकता है? सलाइवा। तो बताओ सलाइवरी ग्लैंड इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर। द सिक्रीशन में भी स्वेट। बोलो क्या हो सकता है? स्वेट। तो बताओ स्वेट ग्लैंड इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? सिक्रीशन में भी सेबेसियम या सीबम या सेबेसियस ग्लैंड। बोलो कौन सी ग्लैंड? सेबेसियस। सीबम। वैक्स। अरे तुम्हारे कान में वैक्स मिलती है?
कहां से आती है? सर हम अंदर कैंडल जलाते हैं फिर बच जाती है तो वही वैक्स होती है। वैक्स ग्लैंड, दैट इज नोन एज सेबेसियस ग्लैंड। द ग्लैंड में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेटर है डाइजेस्टिव ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टीसेलुलर हो सकती है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड में पैनक्रियाटिक ग्लैंड का नाम सुना है? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। तो बताओ इनके सिक्रीशन हमेशा म्यूकस होंगे कि अलग अलग? अलग अलग। बताओ यूनिसेलुलर ग्लैंड के ज्यादातर सिक्रीशन कैसे थे? म्यूकस। यहाँ क्या हो सकता है? सलाइवा, स्वेट, वैक्स, या फिर गैस्ट्रिक जूसेस, या फिर आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव जूसेस। बोलो कैसे बेटा? मुझे तो डर लग रहा। क्या आपने लीवर सुना है? लीवर इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड कि लार्जेस्ट ग्लैंड? लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज, और लीवर में क्या बनता है? बाइल। क्या बनता है? तो क्या वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है? यस सर। नो सर मत बोल, यस सर। कुछ लोगों ने डाइजेस्टिव जूस करता है तो एंजाइम होते होंगे। एंजाइम, अब देखो आवाज नहीं आ रही। बाइल में एंजाइम, पर क्या वो डाइजेशन में हेल्प करता है? यस सर। मैं डर रहा हूं लिखते वक्त। बताओ यहाँ ग्लैंडुलर पार्ट यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। और हर बार सिक्रीशन सेम की अलग अलग? क्या ये ग्लैंड पे डिपेंड करेगा? अगर बेटा सलाइवरी ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट करेगी? सलाइवा। स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड है तो वैक्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो डाइजेस्टिव जूसेस। पक्का? नाउ जो ग्लैंडुलर पार्ट है वो सिक्रीशन अपना बाहर निकालते हैं, और सिक्रीशन बाहर निकालने को बोलते हैं पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन को कहीं पर निकाल कर छोड़ देना। तो ग्लैंड ने मान लीजिए सलाइवा सिक्रीट किया तो उसे कहीं पोर किया, स्वेट सिक्रीट किया तो कहीं पोर किया। पोर किया मतलब छोड़ दिया। अगर पोरिंग ऑफ सिक्रीशन डक्ट में है, कहां पर है? डक्ट। यानी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन छोड़ा है डक्ट में। कहां पर? लेट्स सपोज इट इज अ डक्ट। ये एक डक्ट है जिसपे उसने अपना सिक्रीशन छोड़ा है। तो बताइए ऐसे ग्लैंड को डक्ट लेस ग्लैंड की डक्ट फुल ग्लैंड? डक्ट। तो अगर सिक्रीशन इन्होंने छोड़ा है डक्ट में, दीज आर नोन एज डक्ट फुल ग्लैंड्स। मैं अजीब नाम लिख रहा हूं जो किसी बुक पे नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे लिखाता हूं ताकि याद रहे। एंड दीज टाइप ऑफ ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। बोलो क्या नाम है? हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आती। एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन। पूछूंगा व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर यूनिसेलुलर ग्लैंड। तुम लोगों ने कल प्रॉमिस किया था सर जब तक आपकी तबीयत सही है तब तक हम जवाब देते रहेंगे, और तुम लोग बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे। नहीं समझ में आ रहा? बोलो सर नहीं आया तो हम कोशिश करेंगे, दूसरा एंगल समझाएंगे। बताओ हम लोग यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं कि मल्टीसेलुलर? सिक्रीटरी पार्ट यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। सिक्रीट कर दिया? हमेशा बेटा सलाइवा सिक्रीट होगा? अलग अलग? अब ये सिक्रीट करने के बाद इसे पोर करना है, नाली में बहाना है। तो कहीं पोर करना है। पोर करते वक्त अगर हमने अपना सिक्रीशन डक्ट में डाला, किसमें? किसमें? तो बताओ ऐसी ग्लैंड का नाम डक्ट फुल ग्लैंड। ये टर्म वाहियात है, बुक में नहीं मिलेगा। कौन सा? डक्ट फुल। सुनील सर ने केवल बोला है, पर इसी शब्द को बुक किस नाम से बोलती है? एक्सोक्राइन। तो कभी कोई पूछे ऐसी ग्लैंड्स जिनमें डक्ट होती हैं उनका नाम एक्सोक्राइन। फिर से बोलो एक्सोक्राइन। एंड देयर आर सम ग्लैंड्स which secrete their or pour their secretion directly in body fluids.
यानी ग्लैंड तो है, लेकिन ग्लैंड में डक्ट है कि नहीं है? नहीं है। डक्ट है कि नहीं है? तो अपना सिक्रीशन कहां पर छोड़ रही है? ब्लड में, हाँ, या फिर लिम्फ में? कहां पर? लिम्फ। तो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ रही है या फिर लिम्फ में छोड़ रही है? और ब्लड और लिम्फ ह्यूमन की बॉडी के फ्लूइड है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बॉडी फ्लूइड्स। फिर से बोलो। तो बताइए, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट है कि नहीं है? नहीं है। ऐसी ग्लैंड को हम लोग बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। फिर से बोलो। डक्टलेस ग्लैंड, ऑल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पूरा एक सिस्टम है अपने कोर्स में। तो दोनों ग्लैंड्स में डिफरेंस बताओ। पता नहीं, पता ही नहीं। बताओ, जिनमें डक्ट हो वो एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन? अपना सिक्रीशन डक्ट में छोड़ रही है, और यहां पर डक्ट है कि नहीं है? बताओ, ग्लैंड यूनिसेलर की मल्टीसेलर? लेकिन अपना सिक्रीशन डायरेक्ट किसमें? या तो ब्लड में या तो लिम्फ में। तो डक्ट फुल की डक्टलेस, एंड दैट्स व्हाई दीस ग्लैंड आर नोन एज एंडोक्राइन। अब सुनो, रट्टा नहीं मानना है तो क्राइन का मतलब ही होता है सिक्रीशन और द पोरिंग ऑफ द सिक्रीशन, सिक्रीशन को छोड़ना। और एंडो का मतलब इनसाइड, और बॉडी का सबसे इनसाइड है ब्लड। बोलो क्या है? ब्लड। यानी हमारी बॉडी में हर जगह पर क्या प्रेजेंट है? ब्लड। सो आवर बॉडी फ्लूइड, दैट ब्लड इज इनर फ्लूइड और आउटर फ्लूइड। तो जो हमारे इनर फ्लूइड में सिक्रीशन कर दें, पता नहीं, और अगर सिक्रीशन सलाइवा जैसा हो या स्वेट जैसा हो, कैसा? स्वेट, तो बताओ बॉडी के अंदर सिक्रीट किया गया कि बाहर? सर मेरी इंटेस्टाइन में बड़ा पसीना निकलता है, ऐसा है क्या? तो बताओ, ये एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन है? एक्सोक्राइन। केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो जितनी भी सिक्रीशन डक्ट में आएंगे, ग्लैंड का नाम एक्सोक्राइन, और जितनी भी डक्टलेस होंगी एंडोक्राइन। इतना टाइम लगाना नहीं चाहिए, मुझे मालूम है तुम सबको आता है। यस, पर इसके अलावा एक तीसरी टाइप की ग्लैंड है, इसका नाम आपने सुना होगा, स्टमक। याद है? पता नहीं। अच्छा, इसका नाम याद है? नाम बताओ। डियोडेनम। अच्छा, इसका नाम याद है? बोलो क्या? लीवर। हाँ, अच्छा, यहां पर एक पत्ती है, याद है? हाँ सर, याद आ गया। इसका नाम क्या है? पैनक्रियास। अब ध्यान सुनो, पैनक्रियास अपना सिक्रीशन डक्ट के साथ, किसके साथ? डियोडेनम में छोड़ती। किसमें? डियोडेनम। तो बताओ, पैनक्रियास एक्सोक्राइन हुई कि एंडोक्राइन? पता नहीं। एक्सोक्राइन हुई, एक्सोक्राइन हुई। लेकिन पैनक्रियास के पास कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है अल्फा सेल एंड बीटा सेल। सुना ही नहीं है? सुना है? तो बताओ, क्या अल्फा सेल और बीटा सेल्स जो हैं, क्या यहां से हार्मोन निकाल रही हैं? लाइक ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। नाम तो सुना ही होगा। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन डक्ट में जाते हैं कि ब्लड में? हाँ? तो ये सिक्रीशन एंडोक्राइन के एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। तो बताइए, क्या पैनक्रियास दोनों तरीके का सिक्रीशन रखती है? कैसा? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंड दैट्स व्हाई पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। बोलो कैसी है? अब बता दो, मैंने पढ़ा दिया, अब तीनों बता दो। ग्लैंड अपने सिक्रीशन की बेसिस पर कितने प्रकार की? 2, 3, ये है तीसरा। बोलो 2, कितने प्रकार की? 2। चलो बताओ, पहला एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और ये वाली मिक्स ग्लैंड में क्या होगा? एंडोक्राइन पार्ट भी होगा, एक्सोक्राइन। हटा दें? चलो बताओ, बहुत ज्यादा लिखना नहीं, सोच के बताओ। क्या 2 प्रकार की ग्लैंड पढ़ी? एक कौन? यूनिसेलुलर, और एक कौन? मल्टीसेलुलर। जवाब देते रहो। यूनिसेलुलर में बहुत सारी सेल की एक सेल, ज्यादातर सलाइवा सिक्रीट करती है। क्या? म्यूकस।
बड़ा सुकून देती है जब आप जवाब देते हो। म्यूकस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज म्यूकोसाइट। म्यूकोसाइट है, पूरी जीआई में भरी पड़ी है। क्या इनका दूसरा नाम भी है? नाम बताओ। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा कुछ ग्लैंड कैसी हैं? मल्टी सेलुलर, जिनमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट और एक जिसमें हम लोग डक्ट बोलेंगे, जहां पर हम लोग सिक्रीशन को पोर करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड कितने प्रकार की? मेनली दो, या तो डक्ट फुल या तो डक्ट लेस। अगर अपना सिक्रीशन कहां डालो? हाँ? बताओ क्या होगी? और डक्ट में ना डालो तो? अब जरा पहचानना है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन पहचानना है। सलाइवरी ग्लैंड पता नहीं, एक्सोक्राइन, लीवर, पैरोटिड, सबलिंगुअल, पक्का? स्वेट ग्लैंड, एंडोक्राइन। अच्छा, क्या कुछ ग्लैंड एंडोक्राइन भी है? पिट्यूटरी, पता नहीं, पीनियल, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, गोनेट्स, एंडोक्राइन। और कम से कम गोनेट्स तो हम लोगों ने पढ़ाए हैं। टेस्टिस से सेल्स ऑफ लेडिंग याद है? सेल्स ऑफ लेडिंग अपना सिक्रीशन डक्ट में डालती थी। डक्ट में सेल्स ऑफ लेडिंग क्या निकालती थी? टेस्टोस्टेरोन। बताइए एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन? एंडोक्राइन। तो जो अपना सिक्रीशन या तो डाले ब्लड में या तो डाले लिम्फ में, एक्सोक्राइन के एंडोक्राइन? क्या कोई एक ग्लैंड है जो दोनों पार्ट रखती है? बोलो। मिक्स पार्ट है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, पक्का? बड़ी जमाइयां आ रही। थैंक यू वेरी मच मुंह पे बोलने के लिए। ये पार्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा, इधर से पढ़ो, नो बिग नो, नहीं पढ़ना है। उल्टा ऑन नहीं, उल्टा पढ़ो। नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊं। देखो, ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन के साथ अपना कितना पोर्शन रिलीज करती हैं, इस बेसिस पर तीन प्रकार की ग्लैंड। वन इज नोन एज एपोक्राइन ग्लैंड। ना आए समझ में तो मत पढ़ना, क्योंकि वो ऐसे कोर्स में नहीं है। दूसरे प्रकार की ग्लैंड है होलोक्राइन ग्लैंड। और तीसरे प्रकार की ग्लैंड है ईक्राइन ग्लैंड, आक्राइन ग्लैंड। बच्चे हमेशा टीचर को बहुत सही करने की कोशिश करते हैं, कहीं टीचर गलती ना कर दे। अगर मल्टी सेलुलर ग्लैंड, बताइए ग्लैंड यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर ग्लैंड अपना एपिकल पोर्शन, कौन सा पोर्शन? एपिकल पोर्शन अपने सिक्रीशन के साथ रिलीज कर दे। These glands are known as apocrine gland। सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल ना आए तो कोई बात नहीं। क्या मैंने आपको एक एसेसरी ग्लैंड पढ़ाई है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की? हाँ, याद है? कौन सी ग्लैंड? मैमरी। किसी को एल्विलाई याद है? कुछ याद नहीं, याद है? इसके बाद ट्यूब्यूल याद है? कसम से कुछ नहीं आ रहा। मेमोरी ट्यूब्यूल याद है? मेमोरी डक्ट याद है? एम्पुला याद है? लैक्टिफेरस ग्लैंड याद है? याद है? बताओ इससे क्या सीक्रेट होता है? सर ब्लड, ब्लड की मिल्क। तो बताओ मेमोरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या हुआ? मिल्क। हाँ, तो बताइए जिस समय मेमोरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन कर रही होंगी तो ग्लैंड का एपिकल पोर्शन मिल्क के साथ आ जाएगा। तो बताओ सेल इस बनी, किसकी बनी है? ईंट पत्थर की सेल्स की? सेल्स की। तो बताओ ये ग्लैंड यूनिसेलर की मल्टीसेलर? तो बताओ मिल्क के साथ क्या बहुत सारी सेल्स भी आ जाएंगी? यस। और ये सेल कहां से आएंगी?
मैं बहुत फोकस हूँ आज के दिन। जब भी मैं एनर्जी कम पाता हूँ ना अपनी, तब तुम मेरी बड़े मजे उड़ाते हो। बताओ, ये मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड के सीक्वेंस जितने लोगों को आते हैं वो तो बोले, जो नहीं पढ़े वो ना बोले। क्या आपको एल्वुलाई याद है? एल्वुलाई वाज मेड अप ऑफ सेल, फिर उसमें टिब्यूल थे, नाम था मेमोरी टिब्यूल, फिर डक्ट थी, बोलो मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला थे, बोलो मेमोरी एम्पुली, फिर लैक्टिफेरस, याद है? और फिर ये बाहर निपल से ओपन होती थी। तो बताओ मिल्क कौन बनाता था? एल्वुलाई। एंड एल्वुलाई दे आर मेड अप ऑफ सेल। तो जब इन्होंने मिल्क बनाया, क्या बनाया? तो क्या मिल्क सिक्रीट हुआ? लेकिन क्या ग्लैंड की कुछ सेल्स भी रप्चर हो गई? तो बताओ मिल्क के साथ क्या क्या आया? सेल। और यही वो बात है जो एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत इमोशनल हो गया था, कि आप सेल पी जाते हो जिस समय मिल्क पीते हो, और सेल पीने के बाद भी आप बोलते हो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं। दूध पीना कोई नॉन वेजिटेरियन होना नहीं है। अब नहीं सुनोगे, दूध पीना नॉन वेजिटेरियन है? पता नहीं। जितने लोग कहते हैं कि हम वेजिटेरियन है, क्या वो मिल्क भी नहीं पीते? और अगर वो ऐसा कहते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैंने कभी मिल्क नहीं पिया, तो तुम बोलो पागल हो क्या? पहले 6 महीने मम्मा ने आपको केवल क्या पिलाया? मिल्क। तो आपने मिल्क के साथ क्या खाई हैं? सेल्स। और इन सेल्स को खा लेने की वजह से आप एनिमल सेल खा गए, और एनिमल सेल खाने की वजह से आप वेज हो गए कि नॉन वेज? नॉन वेज। वो कहेगा नहीं नहीं, मिल्क में जो सेल आ रही मैं उबाल के पीता हूं। अरे गाय के मिल्क में, अरे मजाक मत करो बेटा, मैं उस मूड पे हूं नहीं। अब जब तुम अंडा खाते हो, क्या खाते हो? अंडा। अंडा समझते हो? मुर्गी का अंडा। बताओ मुर्गी के अंडे में कितनी कोशिकाएं हैं? एक। उसका नाम जाइगोट है। तो जाइगोट भी एक सेल है। क्या है बेटा? सेल। और इस अंडे को खाते ही लोग बोलते हैं तुम नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो एक कोशिका, भले ही ये बड़ी कोशिका है, इसको खाने से बंदा नॉन वेजिटेरियन हो गया। और जो लोग 10-10, 100-100 कोशिकाएं, वो क्या कह रहे हैं? वेजिटेरियन। तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी कोशिकाएं खाई हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताना क्या चाहता है? समझ में आ रहा है? तो भाई इस तरीके से ये मसला मैंने हल किया था। मैं इसमें ज्यादा दूर तक जाऊंगा नहीं, तुम्हारा ना इंटरेस्ट है ना मैं बताना चाहता हूं। बताओ अगर ग्लैंड का एपिकल पोर्शन ग्लैंड के सिक्रीशन के साथ रिलीज हो जाए, ऐसी ग्लैंड एपोक्राइन। फिर से बोलो। और अगर पूरी ग्लैंड ही रप्चर होकर के सिक्रीशन के साथ आ जाए, इट इज होलोक्राइन। फिर से बोलो। और अगर ग्लैंड की सेहत पर कुछ फर्क ना पड़े और वो केवल सिक्रीशन निकाल दे, इट इज नोन एज ईक्राइन। बताओ अपने सिक्रीशन की बेसिस पर कितने प्रकार की? 3। मैंने इसको केवल समझाया, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, एनसीईआरटी में नहीं है। बताओ कितने प्रकार की? 1 इज एपोक्राइन। व्हाट इज एपो? एपिकल पोर्शन। व्हाट इज होलो? पूरी ग्लैंड। व्हाट इज ईक्राइन? अगर उसका कोई भी पार्ट रप्चर, तो बताओ कैसी ग्लैंड है? ईक्राइन। बताओ अब ग्लैंड खत्म करते हैं। बताओ ग्लैंड समझ में आई? ग्लैंड एपिथेलियम है, ग्लैंड मॉडिफिकेशन है किसका? ग्लैंड एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है? नहीं है? नहीं है? 2 प्रकार की हैं, यूनिसेलुलर। खत्म कर रहा हूं मैं। यूनिसेलुलर का कोई एग्जांपल है? बोलो। म्यूकोसाइट। दूसरा नाम गॉबलेट ग्लैंड हो गई। मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में सिक्रीटरी पार्ट ग्लैंडुलर पार्ट होगा, पोरिंग पार्ट डक्ट होगा। डक्ट है तो एंडोक्राइन, डक्ट नहीं है तो क्या? डक्ट फुल और डक्टलेस ग्लैंड के नाम बता पाओगे? एग्जाम्पल याद रहेगा? बताओ कौन अपना सिक्रीशन बॉडी फ्लूइड में डालेंगी? एक्सोक्राइन। कौन है जो डक्ट में डालेंगे? कोई मिक्स ग्लैंड है? हम बताओ। बड़ी देर में लाइन में लाना पड़ता है।
पेनक्रियाज मिक्स है, एक्सो भी है और एंडो भी है। फिर इनके सिक्रीशन में इनका डिसइंटीग्रेशन की बेसिस पर भी 3 प्रकार की है। एक तो एपोक्राइन, दूसरा, तीसरा अगर एपिकल पोर्शन रप्चर हो, मेमोरी ग्लैंड इज एपोक्राइन। क्या कुछ होलोक्राइन होती हैं? टोटल ग्लैंड टूट जाएगी। और कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जिनमें कोई सेहत में फर्क नहीं, दैट इज नोन एज इक्राइन। बेटा आप ब्लू शर्ट के साथ, यस आपके पीछे, व्हाट इज एपिथेलियम? मैं ही क्यों पढ़ाऊं, तुम जब ना पढ़ो तो और कुछ और काम करें जिसमें ज्यादा मजा आता है। बदकही, इधर उधर की बातें। हाँ भाई, तुम्हारी फेवरेट मूवी का नाम बताओ। मूवी नहीं देखते हो? कुल खेलते वेलते हो? क्या खेलते हो? वॉलीबॉल खेल लेते हो? कितने प्लेयर होते हैं? 4-5? वॉलीबॉल में 14? तेज बोलो, नाम बताओ। अच्छा तेज बोलो यार, डांट थोड़ी ना रहा हूं मैं तुम्हें। मेरी शकल ही खराब है, क्या करोगे? बोलने का लहजा ही खराब है। मम्मी पापा ने सही चीजें सिखाई नहीं, और आदत एक बार बचपन में बिगड़ जाए तो फिर सुधरती। मैं वाहियात टीचर हूं तो मैं हो गया हूं। नाम बताओ। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा? मैं सोचा मेरे कान नहीं है। अब बताओ क्या बोला? पटेल बाबू। कहां पर रहते हो? गांव? यार या तो तुम मुझसे गुस्सा हो, या तो तुमको यहां पर मैंने खड़ा कर दिया, तुम्हारा मन बहुत खराब हो गया। दोनों ही बातें। देखो बाकी लोग एपिथेलियम के डेफिनेशन बताएंगे क्योंकि उसी डेफिनेशन से मुझे अगला टॉपिक शुरू करना है। दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल with minimum intercellular substance. These are the group of cells with maximum की minimum intercellular substance है, resting upon common basement membrane. पटेल बाबू एक बार मेरे साथ बोलो। These are the group of cells. बोलो। विथ मैक्सिमम की मिनिमम क्या? मिनिमम इंटरसेलुलर स्पेस, रेस्टिंग अपॉन कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बैठ जाइए। और जब एपिथेलियम ऐसे अरेंज होती हैं तो एपिथेलियम की सेल्स के बीच में बहुत सारे कनेक्शंस पैदा होते हैं। ये सेल टू सेल कनेक्शंस है, एंड दीज कनेक्शंस आर नोन एज सेल जंक्शंस। बोलो क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन। अब मजबूरी है पढ़ाना, और तुम्हारा ना पढ़ना मजबूरी। तो एपिथेलियम की जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शंस मेंटेन करती हैं, और इन कनेक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं? सेल जंक्शन। एनसीईआरटी ने हमें 3 प्रकार के सेल जंक्शंस पढ़ाने के लिए बोला है। कितने प्रकार के? 3। पहले प्रकार के जंक्शन का नाम है टाइट जंक्शन। बोलो क्या नाम है? टाइट जंक्शन। यस। दूसरे प्रकार के?
adhering junctions, बिल्कुल शांत। तीसरे प्रकार के जंक्शंस हैं गैप जंक्शंस। जब भी कोई बदतमीजी करने का मन हुआ करे तो सोचा करो कि तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो मेरे साथ, तुरंत मन करेगा कि बर्बाद ना हो। बोलो कितने प्रकार के जंक्शन? 3। नंबर 1 टाइट जंक्शन, दूसरा, तीसरा गैप जंक्शन। These tight junction are also known as jonula occludens। लिख लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं है। The adhering junction is also known as macula adherens। Also known as desmosomes। And the third type junctions are known as gap junction, जिनका कोई और नाम नहीं है, केवल गैप जंक्शन। सो सेल आपस में कुछ कनेक्शन मेंटेन करती हैं। इन कनेक्शंस को सेल के बीच में जंक्शंस बोले जाते हैं। और ये टोटल 3 प्रकार के जंक्शंस हैं। One is known as tight junction, another one known as adhering junction, number 3rd is known as gap junction। एक एक करके मैं पढ़ा रहा हूं। जो आपके टाइट जंक्शंस हैं ये जनरली सेल के एपिकल पोर्शन में पाए जाते हैं। इसमें 2 सेल आपस में इंटरडिजिटेशन बनाती हैं और एक दूसरे के साथ एकदम अक्लूड हो जाते हैं। These junctions prevent leaking of substance between cells। एकदम शांत रहो बेटा। ये ऐसे जंक्शंस हैं कि एक सेल ने, इधर हाथ देखिए, दूसरी सेल के अंदर इंटरडिजिटेशन बना करके उसकी मेम्ब्रेन को ऑक्लूड कर दिया। ऑक्लूड मतलब करके एक सेल ने दूसरी सेल को पूरी तरीके से पकड़ रखा है, यानी एक सेल के इंटरडिजिटेशन दूसरे सेल के अंदर घुसे और एकदम ऑक्लूड कर दिया है। बताइए इस पॉइंट से कोई भी सब्सटेंस कहीं भी लीक हो सकता है कि नहीं? नहीं। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जॉन्युला ऑक्लूडेंस। व्हाट इज द ऑक्लूडेशन? किसी चीज को सीमेंट की तरह पैक कर देना, दैट इज नोन एज ऑक्लूडेशन। एंड दैट्स व्हाई यहां से बताओ लीकिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ जंक्शन, ध्यान सुनिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इन बिटवीन 2 सेल्स, 2 सेल्स के बीच में जहां पर इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस बहुत कम था, वहां पर भी डिस्क शेप जंक्शन बनते हैं। अब जिसका मन होगा वो देखो नाम से जान जाएगा। ये डिस्क शेप जंक्शंस जो होते हैं वो एक सेल को दूसरी सेल के साथ अधेयर करते हैं। अधेयर मतलब अडेशन। बोलो क्या नाम? सेम टाइप लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेशन, और डिफरेंट टाइप अडेशन। ये सेल और ये सेल दोनों डिफरेंट है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इट इज अडेशन। फिर से बोलो। तो एक डिस्क शेप जंक्शन बनता है, डिस्क के आकार का। 2 कोशिकाएं लीजिए, बीच में डिस्क जैसा जंक्शन बने, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैक्यूला एडहेरेंस। बोलो क्या नाम है? मैक्यूला। ऑल्सो नोन एज एडहेरिंग जंक्शन। बोलो क्या नाम है? एडहेरिंग। एंड नाउ इस डिस्क शेप जंक्शन से निकलते हैं फाइब्रिल्स, दीज आर नोन एज टोनोफाइब्रिल्स। बोलो क्या बोलेंगे? These have the fibrils known as tonofibrils। And the gap junctions are the junctions where one cell communicate with other cell in term of transport of substances between one cell to another cell। हिंदी में सुनो,
ये गैप जंक्शन वो जंक्शन होते हैं जैसे एक सेल से दूसरे सेल की तरफ कोई सब्सटेंस आ सके या फिर वहां से जा सके। तो जिन जंक्शंस के द्वारा सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दीज आर नोन एज गैप जंक्शन। अगर यहां पर प्लांट सेल होती, कौन सी सेल होती? प्लांट। ये एनिमल है कि प्लांट? पता नहीं। अरे एपिथेलियम कहां पढ़ रहे हो? अगर ये प्लांट सेल होती, बोलो क्या होती? तो मैं इसका नाम रखता प्लाज्मोडेस्माटा। बोलो क्या नाम रखता? बताइए यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा रखूं कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये प्लांट है कि एनिमल? एनिमल। क्या प्लाज्मोडेस्माटा में भी कनेक्शन में भी सब्सटेंस इधर से उधर जाते थे? यहां पर भी सब्सटेंसेस एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जाते हैं। ऐसे जंक्शन का नाम गैप जंक्शन। बताओ इसमें सबसे खतरनाक जंक्शन कौन, जो बिल्कुल लीक नहीं करता? हाँ? कौन दो कोशिकाओं को अधेयर करता है? अधेयरिंग। और कौन है जिससे सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो जाते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, तो बताओ कितने प्रकार के जंक्शन? 3। कौन है जो लीकिंग ऑफ सब्सटेंस को रोकेगा? थैंक यू वेरी मच। कौन है जो डिस्क शेप का होगा और दोनों तरफ कनेक्शन बनाएगा? अधेयरिंग। क्या इनमें फाइब्रिल निकलेंगे? नाम बताओ। दोनों फाइब्रिल। और तीसरे प्रकार के जंक्शन कौन से हैं? गैप। हटा दें। इस तरीके से एपिथेलियम कंप्लीट होती है। एपिथेलियम एनसीईआरटी में जितनी लिखी है वो लिखी हुई है, यही है। बताओ एक बार एपिथेलियम की डेफिनेशन पटेल बाबू के लिए एक बार और बोलो। दीज आर ग्रुप ऑफ सेल, दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल विद मिनिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंस रेस्टिंग अपॉन। और जब ये सेल आपस में इंटरेक्ट करती है तो क्या इनके बीच में कनेक्शंस बनते हैं? क्या इन्हें जंक्शंस बोलेंगे? क्या इन्हें सेल जंक्शन बोलेंगे? अगर मैं केवल रटा पाया तो मैं बेवकूफ हूं, अगर मैं दिखा पाया तो ठीक हूं। बताओ क्या तीनों जंक्शन दिख रहे हैं? कौन से जंक्शन से सब्सटेंसेस टू एंड फ्रो जाएंगे? कौन है जो लीकिंग ऑफ सब्सटेंस को रोकेगा? कौन है जो दो कोशिकाओं को अधेयर करेगा? कौन है जो डिस्क शेप है? किसमें टोनोफाइब्रिल है? पक्का? कौन है जिसमें ऑक्लूडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? एक सेल दूसरे सेल के साथ ऑक्लूड कर गई है। चलो अब ध्यान सुनो, कितने प्रकार के टिश्यू एनिमल में होते हैं? लिखने में बुरा लगेगा लेकिन लिखो। पहला एपिथेलियम, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। तीसरा मैस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड। और चौथा न्यूरल और नर्वस टिश्यू। अब पेन रोक दो। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पढ़ाने के बावजूद भी पूछूंगा, जवाब नहीं दोगे। क्या ये चारों टिश्यू डेफिनिट प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज होते हैं? नो सर। और ऑर्गन बनता है? अब प्लीज बुक छोड़ करके समझने की कोशिश करो, फील आओगे तो अपने आप आ जाएगा। क्या हैंड एक ऑर्गन है? नो सर। माय गुडनेस, क्या हैंड एक ऑर्गन है? पक्का? क्या इस हैंड नाम के ऑर्गन में चारों टिश्यू होंगे? नाम बोलो कौन? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। पक्का? अभी तक हमने कौन से टिश्यू पढ़े हैं? एपिथेलियम। तो दूसरा कौन होना चाहिए? कनेक्टिव। तो हमने अभी जो खत्म किया है वो कौन खत्म किया? एपिथेलियम। आई एम सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू में हम लोगों ने जो खत्म किया है वो सिंपल खत्म किया कि कंपाउंड? सिंपल। सिंपल। तो हमने जितना भी खत्म किया है वो सिंपल एपिथेलियम है। तो बताओ सिंपल एपिथेलियम की सेल्स के बीच में क्या जंक्शन हो सकते हैं? कितने प्रकार के? 3। तीनों देख लिए? बोलो कौन? टाइट जंक्शन देख लिए? दूसरा अधेयरिंग देख लिए? तीसरा गैप जंक्शन देख लिए? डिस्क से अधेयरिंग।
टोनोफाइब्रिल है? थैंक यू वेरी मच। तो हमने कौन सा एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर लिया है? सिंपल। अब बताओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आना चाहिए? कंपाउंड एपिथेलियम। बोलो क्या नाम है? हाँ, कंपाउंड का नाम कंपाउंड क्यों है? क्या इस एपिथेलियम में भी बेटा एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होगा? नाम बताओ। क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी? व्हाट इज बीएम? बताइए यहां पर एक लेयर होगी कि मैनी लेयर? थैंक यू वेरी मच। देयर इज मैनी लेयर। और अगर ये मैनी लेयर है तो बताइए इसका नाम क्या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो सकता है? तो बताओ कंपाउंड एपिथेलियम में एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, सो वन लेयर और मैनी लेयर, और हर लेयर का नाम स्ट्रेटा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। बहुत सारे स्ट्रेटा होने की वजह से इस एपिथेलियम का नाम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। और अगर कभी भी कोई एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड है, इसका मतलब वो अपने आप को तैयार कर रही है रेजिस्टेंस के लिए। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने अपनी बॉडी में 10-12 कपड़े पहनना चालू कर दिया है, इसका मतलब सर्दियां आएगी, गर्मियां हैं, तो आप किस रेजिस्टेंस से बचना चाह रहे हो? एयर, ठंडी से बचना चाह रहे हो। इसका मतलब आप रेजिस्टेंस से बचने के लिए अपने आप को वन लेयर कर रहे हो कि मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। और ऐसी एपिथेलियम जनरली प्रोटेक्शन ही करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। भगवान करे मेरे बच्चों का दिमाग सही चल रहा हो और मैंने इन दिनों 2 दिनों में बीमारी में अच्छा पढ़ाया। मैं नहीं मान रहा हूं कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं जानता हूं कि कई बार चीजें गड़बड़ हो रही, पर मुझे पूरा विश्वास है अगर मैंने थोड़ा भी सही पढ़ाया होगा तो बता दोगे। क्या एपिथेलियम का नेचर डिफ्यूजन हो सकता है? आपको याद है? क्या सिक्रीशन हो सकता है? एब्जॉर्प्शन हो सकता है? क्या ग्लैंडुलर हो सकता है? यस। अभी तक एपिथेलियम का मैंने कौन सा नेचर आपको नहीं पढ़ाया? प्रोटेक्शन। अब क्या पढ़ा रहा हूं? प्रोटेक्शन। तो बताओ इतने सारे काम के साथ क्या एपिथेलियम प्रोटेक्शन भी कर सकती है? और प्रोटेक्शन करने के लिए सिंगल लेयर होना है कि मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। वन मोर थिंग, जो लेयर सबसे नीचे लेयर होती है, जो बेटा बेसमेंट के पास स्ट्रेटा होती है, इट इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम क्यूबाइडल। कैसी होती है बेटा? क्यूबाइडल। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास लेयर हो रही है सेल की, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूबाइडल। पक्का? पर जो टॉप मोस्ट लेयर है, द टॉप मोस्ट लेयर विल डिसाइड द टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मरे तुम? मर गए, हम तो जानते हैं ना। बताओ बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास हमेशा कौन सी होगी? लेकिन जो अपर मोस्ट लेयर है, क्या वो टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बताएगी? अगर अपर मोस्ट स्क्वैमस है, कैसी है? स्क्वैमस। मरे। सर आप खुद सीख जाओ कि आप बताना क्या चाहते हो। बताओ यूनिलेयर की मल्टीलेयर? नीचे वाली हमेशा बीच में पॉलीगोनल क्यूबाइडल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट जैसी वैसी एपिथेलियम। अगर टॉप मोस्ट स्क्वैमस है तो पूरा नाम होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। मैं ही बेवकूफ हूं। मैं पूछ लूं तो पता चल जाएगा। व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम? क्या सर कुछ समझ में आया हो तो बताएं। क्या एपिथेलियम बिना मेम्ब्रेन के नहीं हो सकती? कौन सी मेम्ब्रेन? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, एक लेयर होगी कि मैनी? हम ही बेवकूफ है ना, बहुत बड़े बेवकूफी कर रहे हैं हम आज।
बीमारी में कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, छुट्टी मारनी चाहिए और बच्चों से। फिर बच्चा कहता पैसा लेके बैठ गए, ऐसे बीमार रहेंगे तो कोर्स कैसे होगा। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे बोला, सर ये क्या होता है, रोज बीमार होके बैठ जाते हैं, पैसा लेके बैठ गए और पिछली बार की तरह बताओ कोर्स कराओगे कि नहीं। हम घबरा गए, हम चले आए कि नहीं ऐसा ना हो जाए कि कोर्स ना खत्म हो। और फरवरी मार्च में कोर्स खत्म करके जो हम पुछैया चालू करेंगे। और मम्मी का समय जिसने भी वो पूछने वाली क्लास में नहीं आया उसका भगवान करे सिलेक्शन। अब वो आखिरी में कसम देंगे। भाइयों बहनों, मेरी हिम्मत को सराहो। बताओ क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है? सेलुलर की नॉन सेलुलर? निराश मत होना, तुम्हारी निराशा हो गई, मैं निराश हो जाऊंगा। बताओ सेलुलर की नॉन सेलुलर? वन लेयर की मैनी लेयर? अच्छा, जो पहली लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो हमेशा क्यूबाइडल। क्या वो हमेशा क्यूबाइडल होगी? थैंक यू वेरी मच, इतना तो आया। इसके बाद सेल कुछ भी हो सकती है, मे बी क्यूबाइडल, मे बी पॉलीगोनल, मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। तो बताओ अगर बहुत सारी लेयर हैं तो ऐसी एपिथेलियम का नाम स्ट्रैटिफाइड। फिर से बोलो, व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड? 1 2 3 कई स्ट्रेटा है, लेकिन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, कौन सी लेयर? दिस लेयर विल डिसाइड द टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड? बिकॉज इट हैव वन लेयर और मैनी लेयर। पक्का? लेकिन मैनी लेयर में टॉप मोस्ट लेयर स्क्वैमस है। कैसी है? स्क्वैमस। तो अब बताओ इस एपिथेलियम का नाम बोलो, क्या नाम है? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं, ये दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, इसी में सोच रहा हूं। मान लीजिए टॉप मोस्ट लेयर क्यूबाइडल है, नाम बताओ। स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल। मान लीजिए टॉप मोस्ट लेयर कॉलमनर है, बताओ तीनों होगा कि कोई एक? या तो स्क्वैमस होगा तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, अगर कॉलमनर है तो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, अगर क्यूबाइडल है तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो चाहे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल हो, एस फॉर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, दिस वन, एस फॉर स्ट्रैटिफाइड इट इज कॉलमनर। तो चाहे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल हो, चाहे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर हो, चाहे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस हो, बेस वाली लेयर ऑलमोस्ट कैसी होगी? क्यूबॉइडल। गॉट माई पॉइंट? तो टॉप मोस्ट लेयर विल डिसाइड कि किस प्रकार की स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। अब आपकी बुक में स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर के बारे में भी कुछ नहीं बताया, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में आइडिया दिया है। इसका मतलब वन लेयर की मैनी लेयर? मैनी लेयर। थैंक यू वेरी मच। अब इस मैनी लेयर में जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये दो प्रकार की, मरे तुम, वन इज नोन एज कीरेटिनाइज्ड, जो लोग हिम्मत हार रहे हैं हिम्मत मत हारना, ये सब चीजें आती हैं, धीरे धीरे करके आती हैं। वन इज नोन एज कीरेटिनाइज्ड, पूरा नाम बताओ। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विथ कीरेटिन, विथ कीरेटिन, बोलो क्या है? कीरेटिन। याद रखना, अगर टॉप मोस्ट लेवल पर जो स्क्वैमस एपिथेलियम है इसमें कीरेटिन का डिपोजिशन है, और अगर कीरेटिन का डिपोजिशन है तो बताओ ये स्क्वैमस एपिथेलियम लिविंग हो जाएंगी कि डेड? डेड। हाँ,
ऐसी एपिथेलियम को बोलते हैं केराटिनाइज्ड। बोलो क्या नाम है? एंड इट इज प्रेजेंट इन स्किन। अब बताओ, स्किन में प्रेजेंट एपिथेलियम सिंपल की कंपाउंड? सिंपल के स्ट्रेटिफाइड? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में भी बेटा स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर क्यूबॉइडल की स्क्वैमस? स्क्वैमस। और स्क्वैमस में भी केराटिनाइज की नॉन केराटिनाइज? केराटिनाइज। तो बताओ, स्किन अगर कोई प्रेशर डाला जाए तो बताओ स्किन रप्चर हो जाएगी। तो बताओ कौन सपोर्ट करेगा? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। और इसीलिए मैंने बोला था जितनी भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती हैं, दीज आर फॉर प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन आपको मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए टीचर कॉम्प्लेक्स पढ़ाने से डरता है। जानते क्यों? उसे मालूम बच्चा नहीं समझ में आएगा और बच्चा कहेगा बेकार पढ़ा रहा है। और अपना नाम तो भैया रखना रोजी रोटी चलाने के लिए। और इस वजह से तुम लोग बहुत सारी चीज़ों को लैग करते हो। और एक और काम हो गया है, बोले बड़े फिजिक्स बहुत 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 प्यार बहुत ध्यान से और बहुत सरल हो गई है। सब्जेक्ट सरल नहीं है, और अगर सरलता से परोसे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ हो रहा है। पहाड़ चढ़ने में सरलता नहीं है, मेहनत है। सिलेक्शन पहाड़ चढ़ने से ज्यादा कठिन है। और ये सीखा करो। और जब भी कोई कठिन चीज आया करे तो उसके मल्टी लेयर पढ़ने की कोशिश किया करो। बताओ, मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ कि कंपाउंड? एक लेयर की मैनी लेयर? हर लेयर का नाम स्ट्रेटा। तो बहुत सारी लेयर तो स्ट्रेटिफाइड। क्या नीचे वाली लेयर हमेशा क्यूबॉइडल होगी? यस। टाइम लगा लेकिन आया आपको। ऊपर वाली लेयर अलग हो सकती है? अगर कॉलमनर हुई तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल हुई तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हुई ना? और बताओ, अगर बेटा स्क्वैमस हुई तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये नीचे वाली लेयर से कि ऊपर वाली? अच्छा बताओ, अगर स्क्वैमस एपिथेलियम में केराटिन डिपॉजिट हो गई, कैसी? केराटिन। तो बताओ, क्या ये केराटिनाइज्ड होगी? नाम बताओ। स्किन। और हो सकता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम नॉन केराटिनाइज्ड भी हो। कैसी हो? यानी व्हाट इज नॉन केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब है कि उसकी टॉप मोस्ट लेयर में स्क्वैमस एपिथेलियम है, लेकिन लिविंग है कि डेड है? लिविंग। तो क्या ये प्रोटेक्शन नहीं करेगी? करेगी। नहीं करेगी? करेगी। लेकिन केराटिन डिपॉजिट होने की वजह से वाटर लॉसेस ज्यादा थे कि कम? कम। तो बताओ, स्किन में वाटर लॉसेस को रोकने के लिए क्या होता है? केराटिन। दूसरी है नॉन केराटिनाइज, बक्कल चेंबर। अब किसी को याद नहीं रहेगा, जब आप रोटी चबाते हो, खाना खाते हो, फल खाते हो, ये सब सॉफ्ट है कि हार्ड है? हार्ड। तुमने अखरोट तोड़ा, सॉफ्ट है कि हार्ड? हार्ड। तुमने बहुत मोटी रोटी का निवाला लिया, सॉफ्ट है कि हार्ड? हार्ड। तो हर खाना सॉफ्ट नहीं है, कुछ हार्ड भी है। क्या वो हार्ड खाना, हार्ड फूड आपकी बक्कल चेंबर में प्रेशर डालेगा? यस। उस प्रेशर से बचने के लिए हमारे पास एपिथेलियम होनी चाहिए। यूनिलेयर की मल्टीलेयर? मल्टीलेयर। लेकिन क्या वो केराटिनाइज्ड होनी चाहिए? नो। अगर केराटिनाइज्ड हुई तो सिक्रीशन नहीं आएगी। और क्या यहाँ सिक्रीशन है? यस सर। तो वो केराटिनाइज्ड की नॉन केराटिनाइज्ड? बक्कल चेंबर, फेरिंग्स। बोलो कौन? फेरिंग्स। और इसके अलावा ईसोफेगस। बोलो क्या? ईसो। और भाइयों, मैं ईसोफेगस लिखते वक्त डर रहा हूं क्योंकि एमबीबीएस करते ही तो मुझे गालियां दोगे। ईसोफेगस का शुरुआती पोर्शन स्क्वैमस, कैसा? और आखिरी वाला कॉलमनर। बोलो कौन सा? कॉलमनर। क्यों? स्ट्रेटा के साथ भी कॉलमनर। मैंने बोला था जीआई इज ऑलवेज कॉलमनर। तो ईसोफेगस का शुरुआती पोर्शन स्क्वैमस, बाद वाला कॉलमनर। मैंने किस में लिखा? स्क्वैमस। इसका मतलब ईसोफेगस पूरा स्क्वैमस है कि कुछ और कॉलमनर भी है? कॉलमनर भी है। और याद रखना, बहुत लोअर पोर्शन जाके कॉलमनर है, वो स्टमक के पास जहां जुड़ता है। और जब मैं स्टमक पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पढ़ाऊंगा इट इज कार्डियक पाइलोरिक। याद है? छोड़ दो बेटा, अभी इतना ही लिख लो। बताओ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमने जो पढ़ी है उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कितने प्रकार की? दो। नंबर 1 केराटिनाइज्ड, नंबर 2 नॉन केराटिनाइज्ड।
मुझे सच में शक है कि तुम यहां तक पहुंचा पाओगे। पहुंचा दोगे? हटा दें? पक्का? सब लोग ये चार्ट मेरे साथ बनाएंगे। और मुझे नहीं आता, अगर आपने बना दिया बिना देखे तो मैं मान जाऊंगा आप बिल्कुल सही हो। और ये चार्ट आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी एनसीईआरटी में बना के रखिए। कितने प्रकार की? नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंपाउंड, ओके। सिंपल के 6 प्रकार याद हैं? बोलो। सिंपल, स्क्वायरस, आगे तुम्हें एपिथेलियम लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, क्या इसमें डिफरेंस है? बोलो। सिंपल ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। इसके बाद सिंपल कॉलमनर, ओके। फिर सिंपल ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। और कुछ लोगों को उल्टियां आ जाएंगी, कहेंगे नहीं सर ये सब कब पढ़ाया। इसके बाद सीलिएटेड, सीलिएटेड। इसके बाद एक नया प्रकार बनाते हैं, बोलो कौन? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, याद है? इसके बाद एक और बनाते हैं ग्लैंडुलर, बोलो कौन सी? और ग्लैंडुलर में 2 बनाते हैं, एक एक्सोक्राइन, बोलो कौन? एक्सोक्राइन। और एक कौन? एंडो। कौन डक्टफुल? कौन डक्टलेस? पक्का? इसके बाद और कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम स्ट्रैटिफाइड। फिर से बोलो, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, बोलो कौन सी? स्ट्रैटिफाइड। और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में भी मैं एक ही पढ़ा रहा हूं, पूरा नाम बताओ। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और बताओ कितने प्रकार की? 2। एक कौन? नॉन कीरेटिनाइज और दूसरी कीरेटिनाइज। बताओ कीरेटिनाइज्ड का एग्जाम्पल याद है? और दूसरा नॉन याद है? नाम बताओ। नॉन कीरेटिनाइज, बोलो एग्जाम्पल। बोलो कहाँ कहाँ? बक्कल चैम्बर, फेरिंक्स, ईसोफेगस। और जो लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, एक्चुअली वही मेरे साथ 2 दिन से सही से लगे हुए हैं बिना देखे। स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल एग्जाम्पल, ब्लड वेसल है, एल्वुलर सैक है, एल्वुलाई है, पक्का? अच्छा बताओ। इसके बाद सिंपल क्यूबॉइडल, STP, याद है? सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड फॉलिकल, पैरोटिड। अच्छा बताओ। ब्रश बॉर्डर याद है? बोलो। PCT, व्हाट इज PCT? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिपी। सिंपल कॉलमनर याद है? स्टमक याद है? बताओ। सिंपल ब्रश बॉर्डर कॉलमनर याद है? लार्ज की स्मॉल? स्मॉल। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम। सिलिएटेड याद है? सिलिएटेड 2 प्रकार की है, सिलिएटेड कॉलमनर, सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सिलिएटेड कॉलमनर फैलोपियन ट्यूब है, क्यूबॉइडल भी है, ट्रैकिया याद है? आगे आओ। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड याद है? बोलो। मेल यूरेथ्रा याद है? इसके बाद ग्लैंडुलर याद है? कितने प्रकार के? 2। एक कौन? एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम याद है? इसके बाद इसके अलावा एंडोक्राइन याद है? अच्छा एक मिक्स भी थी, मिक्स का नाम याद है? बोलो कौन? कंपाउंड में एक लेयर की मैनी, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, केराटिन है, केराटिन है तो केराटिनाइज, नहीं है तो नॉन केराटिनाइज। का एग्जांपल इसके, नॉन केराटिनाइज का बक्कल चैम्बर, फेरिक्स। एक और बच गई, छोड़ देंगे? पढ़ा दें? छोड़ दें? क्यों छोड़ दें?
यस। हाँ हाँ, भूख लगी है, जाने दो इसको। दिहाड़ी मजदूरी करने आए, नाम बताओ, नाम बताओ। हाँ? क्यों छोड़ दे? अच्छा, तुमने पैसे क्यों दिए हैं? मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूं, बोलो। और बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा तो यहां मौज ले रहा होगा। जब तक पढ़ाने के लिए कहते रहे तो बोलो और पढ़ाओ। हाँ, काट के रख देंगे वीर तुमको। बैठो। यशवर्धन सिंह कह रहा सर नींद आ रही है, अब कैसे पढ़ लें। खाली एक एपिथेलियम बच गई है जो बड़ी स्पेशलाइज्ड है। नहीं सर प्लीज, नहीं ना, पढ़ा दें। वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कंपाउंड एपिथेलियम का ही मॉडिफिकेशन है। इट इज नोन एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और जिस दिन इसी से क्वेश्चन आएगा और यही एक क्वेश्चन आ जाएगा और उस दिन तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। और अगर एपिथेलियम से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो तुम ऐसा गरियाओगे, हम जानते हैं। लेकिन पिछली साल एक क्वेश्चन आया, इसी साल, बताओ कहां से आया था? ब्रश वाटर। तो एपिथेलियम से कौन क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कोई नहीं मालूम। तो याद रखना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम दे आर द स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। ऐसी एपिथेलियम है जो स्ट्रेच की जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल में ना जाकर सीधे एग्जांपल बताता हूं। क्या आपने यूरिनरी ब्लैडर का नाम सुना है? सुना है? अच्छा, अभी सुना है सर, देखा तो है नहीं। बताओ, ये यूरिनरी ब्लैडर है? यस सर। ये एक और यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर की किडनी। क्या यहां से ट्यूब निकला है? यहां से ट्यूब निकला है, इसका नाम यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर की यूरेटर। हम तो खुद ही सोचते हैं कि तुम क्या हो रहा है। बताओ ये क्या है? ये क्या है? यहां से कोई ट्यूब निकला है, इसका नाम याद है? नाम बताओ। यूरेटर। हाँ बेटा फिर से बताओ, ये लीवर है? हाँ, किडनी। और यहाँ क्या बनता है? सर यहाँ पर यूरिया खाद बनती है, यूरिन बनती है। यूरिन इन नलियों में बहकर आती है और फिर इस यूरिन को हम लोग स्टोर करते हैं। जहां स्टोर करते हैं उसका नाम ब्लैडर। बोलो क्या नाम है? उस ब्लैडर का पूरा नाम यूरिनरी ब्लैडर। और फिर यहां से एक यूरेथ्रा होता है और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाता है। पर बताओ, तुम कहीं गए हो और तुम्हें यूरिन आई है और वहां पर यूरिन करने की जगह नहीं है, तो क्या किडनी यूरिन बनाना बंद कर देगी? हे किडनी, तुम यूरिन मत बनाओ, मैं यूरिन जा नहीं सकता। क्या ये बनाना बंद कर देगी? पर ये ब्लैडर तो भर चुका है बाबू, तो क्या किडनी यूरिन बनाती रहेगी? तो बताओ, भरना पूरी बाल्टी भर चुकी है, अब क्या हो? बह जाए। हाँ, कुछ लोगों का बह जाता है। लेकिन यहाँ इंस्पिंक्टर है। क्या है? इंस्पिंक्टर, जो यूरिन को बाहर आने, और किडनी मान नहीं रही, मैं तो बनाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी। ऊपर से भाई साहब ने पिला दी चाय। क्या? चाय। चाय इज डाईयूरेटिक। चाय इज डाई मतलब डबल, यूरिन यूरेटिक मतलब यूरिन। चाय पीते ही यूरिन और बनता है। कॉफी इज डाईयूरेटिक। कॉफी पीते यूरिन और बन। किसी के घर गए, आपको यूरिन आया है और उसने कॉफी दी, प्लीज, क्योंकि मैं 10 मिनट बैठने वाला हूँगा तो 2 मिनट में भागूंगा, या फिर मैं चुप्पे पूछूंगा, आंटी वॉशरूम कहाँ है? तो होता ये है कि आजकल कोरोना के समय पर कोई भी अपना वॉशरूम आपको यूज, तो बेटा देख लो, बाहर चले जाओ। ये सब नाटक है। कोई कोरोना में तुमसे बात नहीं करना पसंद करेगा, पर तुम लोग कितने अच्छे हो कि बैठ करके पढ़ रहे हो। भाईचारा है।
अब सोचो कि अगर ये यूरिनरी ब्लैडर ऊपर से भरा जा रहा है और इधर से निकल नहीं रहा, तो ये तो फट जाना चाहिए। नहीं, भगवान ने इनको कौन सी एपिथेलियम दी है? ट्रांजिशनल। तो बताओ, क्या इनकी एपिथेलियम का नेचर है कि वो फैल सकें ताकि वॉल्यूम घट जाए कि बढ़ जाए? बढ़ जाए, ताकि यूरिन जो आ रहा है उसे और रोका और लिया जा सके। यस सर। तो कभी भूल जाना स्ट्रेचेबल एपिथेलियम कहाँ है। बताओ, एक एग्जांपल रटाने के लिए सुनील सर ने 5 मिनट बर्बाद किए। रटा रहे कि समझा रहे? समझा। तो बताओ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर। क्या ये एक प्रकार की कंपाउंड एपिथेलियम है? यस सर। और कंपाउंड एपिथेलियम में भी इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 में भी 2, 8 के बाद 9 और इसके बाद 10, 10 में भी 2, 10 का मतलब 11 और ये 12। अगर एपिथेलियम में 12 पॉइंट आपको आते हैं तो आपको एपिथेलियम आती। ओ 12 नहीं, इसके बाद 13 जंक्शन, याद है? और जंक्शन में भी कितने? 3। बोलो कौन? मुझे मालूम है सब पूछूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं पूछूंगा नहीं, पर क्या तुम 13 पॉइंट एक बार में एक तरफ से बोल सकते हो? एंड दैट विल बी सुकून फॉर मी। बोल पाओगे? बिना देखे? चलो, एपिथेलियम में पहला स्क्वैमस, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में सेमस, क्यूबाइडल, ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर, सिलिएटेड, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड, ग्लैंडुलर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, कंपाउंड, स्क्वैमस, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। और सबके एग्जाम्पल रट्टा मारे हो। क्या है? याद रहेगा? कुछ लोग किताबें रखने लगे, ऐसे नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। जिनका पढ़ने का मन ना हुआ करे वो सुबह से ना आया करे, और वो 2 दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन में पकड़ के ठोकूंगा भी, काहे नहीं आए। वो हमारे यहाँ पर एक रामचरितमानस में लिखा गया, विनय न माने तो जल धिजड़, गए 3 दिन भी। अब बोले राम प्रकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। प्रीत मतलब प्रेम, भय बिना, भय के बिना प्यार होते नहीं। अजीब कहानी है, भय बिनु होए न प्रीत, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरॉन कौन है ये? अरे अंग्रेज। तो जब तक 2-3 चीजें हैं, जब तक अच्छे स्टूडेंट पैदा हुए, जब तक मास्टर साहब के हाथ में डंडा हुआ करता था, मार मार के बड़े बड़े गधों को उन्होंने इंजीनियर, डॉक्टर बना दिया। आजकल तो मानवाधिकार आ जाएगा। इधर हम थप्पड़िया रहे, उधर वीडियो बना रहा होगा, फिर वो GTV में देखा, देखो हत्यारे। हाँ, एक तो शकल खराब है, ऊपर से मारता भी है, और फिर हमको निकलवा दिया जाएगा। इसलिए मैं जब मार रहा होता हूँ तो इधर उधर देख रहा होता हूँ, कोनो वीडियो तो नहीं बना रहा। बना रहे हो क्या? कौन कौन बना रहा? नहीं बेटा, प्यारे बच्चों, मारना बहुत बुरा होता है। तो भाई 4 टिश्यू, एपिथेलियम, ग्लैंडुलर, सॉरी एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा हैंड है और इस हाथ में चारों तरीके के टिश्यू हैं। सुन लो भाई, जो फीलिंग मैं अपने मन से पाया हूं वही तुमसे बताना चाहता हूं। सबसे ऊपर है एपिथेलियम। बोलो क्या है? एपिथेलियम। शायद यहां बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि यहां पर भी है। क्या है? एपिथेलियम। इसके नीचे है मसल्स। बोलो क्या है? बाइसेप्स। समझ गया, हर जगह मसल। सबसे पहले, फिर मसल्स। हाँ, पक्का? और नीचे हड्डियां हैं और बीच में नर्व नहीं होगी। हाँ, सोचो, इस एपिथेलियम को, इस मसल को, उस हड्डी को, उस नर्व को आपस में कौन कनेक्ट करके रख रहा है? कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, सो कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यू
which connect the other tissues. यानी आपकी हड्डियां आपकी मसल्स के साथ, आपकी नर्व आपकी मसल के साथ, आपकी ब्लड वेसल्स आपकी मसल्स के साथ, आपकी एपिथेलियम आपकी मसल के साथ कनेक्टेड है। बताओ शुक्रिया किसका करें? कनेक्टेड। तो कनेक्टेड टिश्यूज आर द टिश्यूज which connect other tissues of body. और टीचर के दिमाग में वो होता है जो वो पढ़ा रहा होता है, बच्चा मिस कर गया होता है। जैसे मैं बोलूं कौन से अदर टिश्यू, आपको चार कौन? एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा बताओ ये कनेक्टिव है तो ये क्या है? ये बताओ न्यूरल, मस्कुलर और एपिथेलियम को आपस में कनेक्ट करने वाला। कनेक्टिव टिश्यू ना होता तो एपिथेलियम मसल से कनेक्ट, मसल बोन से कनेक्ट, मसल नर्व से कनेक्ट। तो बताओ कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम क्या है? These are the most abundant tissue of the animal body. एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू हैं, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। काश तुम्हें प्लांट एनाटॉमी याद होती। याद है? याद है? तीन टिश्यू सिस्टम थे, एपिथेलियल, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। याद है? प्लांट का मोस्ट अबंडेंट कौन था? ग्राउंड टिश्यू। जैसे प्लांट में क्या थे, वैसे एनिमल में कौन से टिश्यू कनेक्टिव? बताओ कनेक्टिव टिश्यू ना होते तो कभी भी आपस में कनेक्शन होता कि नहीं होता? और अगर किसी भी दो चीज को कनेक्ट करना है, मान लो मुझे ये दोनों डंडे आपस में कनेक्ट करने, तो क्या मुझे एक रस्सी चाहिए जो इसे बांध सके? पता नहीं सर। अरे फिजिकल कनेक्शन, मान लो दो बांस लाए और दोनों बांसों को कनेक्ट करना है, क्या करोगे? मन नहीं कर रहा, रस्सी लपेटोगे। तो याद रखना जो कनेक्टिव टिश्यू है इनकी खास बात होती है, दे आर ऑलवेज विथ फाइबर। फाइबर्स वो रस्सियां हैं जो कनेक्शन का काम करती। नहीं आया सर? अरे यार बताओ कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है? कनेक्शन। किसके बीच में? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। बाकी टिश्यू का कनेक्शन है, आपस में जो टिश्यू कनेक्ट करने पड़ेंगे तो बांधना पड़ेगा। बताओ मसल्स को बोन के साथ बांधना पड़ेगा, बोन को बोन के साथ बांधना पड़ेगा, नर्व को बोन के साथ या नर्व को मसल के साथ बांधना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स को बोन के साथ या ब्लड वेसल्स को मसल के साथ बांधना पड़ेगा। काश सोच सको कि जब तुम मांस काट रहे होते हो तो जो नसें चपकी होती हैं मसल्स के साथ, वो किसकी वजह से? कनेक्टिव। तो कनेक्टिव टिश्यू की खास बात है बांधना पड़ेगा, और बांधने पड़ने के लिए क्या चाहिए? फाइबर्स। क्या चाहिए? याद रखना, बोलते हैं ब्लड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विदाउट फाइबर। अदरवाइज दुनिया का हर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या पाए जाएंगे? फाइबर। और जो लोग भी कनेक्टिव टिश्यू मेरे साथ पढ़ने आए हैं वो एपिथेलियम की तरह पढ़े। बताइए क्या नहीं होगा तो एपिथेलियम नहीं होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं हुई तो एपिथेलियम। आज ध्यान से कसम खा लो कि दुनिया में जहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा ये तीन बातें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, एक्सेप्ट ब्लड। हर कनेक्टिव टिश्यू की अपनी स्पेशल सेल्स होती हैं, हर कनेक्टिव टिश्यू के अपने स्पेशल फाइबर्स होते हैं, और हर कनेक्टिव टिश्यू का अपना सेमी फ्लूइड या सॉलिड फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स।
तुमको आखिरी के 15 मिनट कंट्रोल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन होता है। बताओ दुनिया का हर कनेक्टिव टिश्यू किन 3 बातों में स्पेशल है? 3 बातें याद रहेगा इनके पास, सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। याद रखना फाइबर के नाम पर इनके पास 2 फाइबर होते हैं। वन इज नोन एज कोलेजन, बोलो क्या नाम है? दूसरे हैं इलास्टिन, बोलो क्या नाम है? इलास्टिन। लिखना बंद करो, मैं फ्रेमवर्क पढ़ा दूं फिर मैं कल इसको आगे शुरू करूंगा। बताओ फाइबर के नाम पर कितने प्रकार के? 2। एक कौन? कोलेजन, दूसरा इलास्टिन। और इन फाइबर को सिक्रीट करने के लिए ब्रह्मा जी ने नहीं भेजा, फाइबर को सिक्रीट करने के लिए सेल होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, बोलो क्या नाम है? फाइब्रोब्लास्ट। बच्चे मेरे कॉन्सेप्ट समझ जाएं तो बस, इससे ज्यादा खुश मैं कभी नहीं हो सकता। बताओ क्या कोलेजन को सिक्रीट करने के लिए सेल होंगी? यस। क्या इलास्टिन को सिक्रीट करने के लिए सेल होंगी? यस। इन सेल का नाम Why do you fibroblast? It secrete fiber. It secrete fiber. और फाइबर कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 कोलेजन, दूसरा कौन? इलास्टिन। कोलेजन इज अ प्रोटीन, कोलेजन इज अ प्रोटीन। इट इज व्हाइट इन कलर, बोलो किस कलर की है? रिजिड प्रोटीन है, अनब्रांच प्रोटीन है। मैं पूछ तो लूंगा और ये चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी, चिल्ला के ही बतानी पड़ेगी। बताइए ये स्ट्रेच होगी कि नहीं होगी? भगवान, क्या लिखा है? रिजिड। बताओ कोलेजन जहां पर बांधेगी वहां वाले टिश्यू स्ट्रेचेबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। कैसे होंगे? रिजिड। क्या ये व्हाइट कलर के होंगे? क्या ये अनब्रांच होंगे? नाउ इलास्टिक, दे आर येलो इन कलर। किस कलर की? येलो। एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूं। दे आर इलास्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? क्या ये स्ट्रेचेबल हैं? पर अगर अपनी मीन पोजीशन से हटाए जाएं तो हट जाएंगे, वापस नहीं आएंगे? आएंगे। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है मीन पोजीशन से हटाओ तो हट जाएं, फोड़ छोड़ो तो वापस। और याद रखना दे मे बी ब्रांच्ड। और याद रखना कि सेल में इनके पास फाइब्रोब्लास्ट जरूर होंगी जो फाइबर सिक्रीट करेंगी, और फाइबर में 2 फाइबर जरूर होंगे। वन इज नोन एज कोलेजन, दूसरा इलास्टिक। इसमें से एक रिजिड होगा, बोलो कौन? कोलेजन। और एक इलास्टिक होगा, कौन? हाँ? अच्छा बिना पूछे बिना बताए पूछ रहा हूं, स्ट्रेच हुआ फिर अपनी मेन पोजीशन पहुंच गया, बताओ। हाँ? हाँ? इलास्टिक। फाइबर समझ रहे हो? तो क्या दुनिया के हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होंगे? एक्सेप्ट ब्लड। एक्सेप्ट ब्लड को हटा देते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या ब्लड के अलावा दुनिया में हर जगह पर फाइबर होंगे? कितने फाइबर? 2। एक कौन? इलास्टिक, दूसरा इलास्टिन। क्या इसमें से एक रिजिड है? बोलो कौन? कोलेजन। एक इलास्टिक है? बोलो कौन? इलास्टिक। क्या ये चीजों को बांधने का काम करेंगे? कनेक्ट करने का काम करेंगे? और इनको सिक्रीट करने वाली सेल का नाम फाइब्रोब्लास्ट। अब सुनो, फाइब्रोब्लास्ट के अलावा इनके पास होंगी मास्ट सेल। बोलो कौन सी सेल? मास्ट सेल। कौन सी सेल? मास्ट सेल जो सिक्रीट करेंगी वो कुछ लोकल हार्मोन होंगे। कैसे हार्मोन? लोकल। भगवान मेरे बच्चों को थोड़ा धैर्य अता करें, शायद मेरे बच्चे कुछ काम कर जाएं। कौन सेल? हाँ, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या सिक्रीट करेंगी? लोकल हार्मोन लाइक हिपैरिन। बोलो कौन? हिपैरिन। लाइक हिस्टामिन। बोलो कौन? और लाइक सेरोटोनिन। बोलो कौन? सेरोटोनिन। ये मैं किसी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूं। मैंने बोला हर कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल जरूर होगी। नाम बताओ। फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी सेल जरूर होगी। मास्ट सेल।
और हर कनेक्टिव टिश्यू में इंफेक्शन होने के चांसेस हैं? नहीं है। क्या कोई बैक्टीरिया कनेक्टिव टिश्यू में घुस सकता है? यस। नो सर। बेवकूफों, क्या तुम्हारी स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा? क्या बैक्टीरिया वायरस घुस सकता है? और घुस गया तो कनेक्टिव टिश्यू के बेटा इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं? यस सर। तो याद रखना, उन पैथोजन से लड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू के पास मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मैक्रोफेजेस। हमारे बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते, मैं देख लिया हूं। फेजेस का मतलब होता है फैगोसाइट। बोलो क्या नाम है? फैगोसाइट। फैगोसाइट का मतलब वो सेल जो किसी दूसरी मटेरियल को खा जाए, किसी पार्टिकल को खाना है, इट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फिर से बोलो। वायरस घुसा, कौन घुसा? वायरस को सेल खा गई। बताओ क्या ये फैगोसाइट सेल है? बैक्टीरिया घुसा, सेल खा गई, बताओ ये फैगोसाइट है? और ऐसी फैगोसाइट सेल का नाम है मैक्रोफेजेस। बताओ स्मॉल है कि लार्ज है? लार्ज। पढ़ा तो मैं लूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम जितना मुंह बना लो। बताओ 3 बातें होंगी। पहला कौन? सेल। बिना देखे सेल बता सकते हो? मिनिमम 3 सेल तो होंगी ही, याद रहेगा? 2 नहीं, 3। नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज। फिर से बोलो। तीनों के काम अलग अलग हैं। कौन फाइबर सिक्रीट करेगा? कौन लोकल हार्मोन? और कौन फैगोसाइटोसिस? हाँ, मैक्रोफेज। किसकी फैगोसाइटोसिस? कोई वायरस या बैक्टीरिया घुसे उसे मार जाएगा। तीसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेटा उस फ्लूइड को बोलते हैं जो 2 सेल के बीच में पाया जाता है। ओके, मैट्रिक्स जो होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। और बिटवीन सेल्स का मतलब है ये इंट्रासेलुलर है कि इंटरसेलुलर? इंटरसेलुलर। तो याद रखना, मैट्रिक्स इज अ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब कुछ लोगों के दिमाग में एपिथेलियम चल रही होगी। बताओ एपिथेलियम में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मैक्सिमम थे कि मिनिमम? मिनिमम। पर क्या कनेक्टिव टिश्यू में भी मिनिमम है? नो। तो क्या कनेक्टिव टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं? यस। उन्हीं का नाम मैट्रिक्स। और बोलते हैं मैट्रिक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मॉडिफाइड सैकराइड्स। and modified proteins. And here these modified saccharide and modified protein are known as mucopolysaccharides and mucoproteins, sometime also known as glycoproteins। और बहुत सारे लोगों की हालत पस्त है। और अब सबसे ज्यादा, हाँ अब सबसे ज्यादा हम चाहते ही यही है कि तुम हमें पहली बार में ना सुनो, तब तुम जिंदगी का सबसे अपना बुरा वक्त गुजारते हो और तब मुझे ज्यादा मजा आता है। हाँ रावण हूं मैं। आप एक एक स्टेप बताओ कौन सा टिश्यू। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन अब तुम बताओगे तो बताओ कौन सा टिश्यू। डेफिनेशन, मान लो तुम्हारा छोटा भाई या बहन पूछ ले कि बताओ बहन आज तुम क्या पढ़ के आई, बोले कनेक्टिव टिश्यू। बोले क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, पता नहीं कहा।
दिमाग चट लिया उस आदमी ने, पता नहीं कुछ पढ़ाया नहीं। यही कहोगे ना? बोलो कनेक्टिव टिश्यू क्या कनेक्ट करेंगे? क्या कनेक्ट करेंगे? अदर टिश्यू को कनेक्ट करेंगे। इतना तो पहुंच चुका है। कनेक्टिव टिश्यू की 3 खासियत बातें हैं। देखा, जो इतना रायता फैलाया था तुम लोग समेट रहे हो। 3 बातें होती हैं। पहला कौन? सेल। नाम मेरे बच्चे। दूसरा कौन? फाइबर। देखा, जो मैंने रायता फैलाया था समेट कौन रहा है? बच्चे। और तीसरा कौन? मैट्रिक्स। लिखने नहीं दिया फिर भी सबको आ रहा है, यही आ रहा है। देखो, सेल्स याद है? मुझे नहीं याद है। याद है? नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, पक्का? नंबर 2 मास्ट सेल। अरे यार, तुमको तो आ गया। तीसरा मैक्रोफेज। तो क्या ये 3 सेल हर कनेक्टिव टिश्यू में होंगी ही? यस, एक्सेप्ट ब्लड, क्योंकि ब्लड में फाइबर। तो फाइब्रोब्लास्ट। ये है मेरे बच्चे। पहले तो ऐसे बिहेव करते कुछ आ ही नहीं रहा, फिर कहते हैं आ गया। क्या फाइबर याद है? कितने प्रकार के? नंबर 1 कोलेजन है। अरे वाह। नंबर 2 इलास्टिन है। बाकी इनकी प्रॉपर्टी याद है? कोलेजन की 3 प्रॉपर्टी याद है? वाइट, रिजिड। हाँ, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम जवाब दे पाओगे। मुझे लग रहा था सुन ही नहीं रहे। ये याद है? येलो। नोटबुक में तो नहीं देख रहा? मम्मी का समय। बोलो येलो है। ओके। हाँ, इलास्टिक है। हाँ, बिल्कुल शांत बेटा, मेरी मिमिक मत करो बेटा, टीचर हूं मैं तुम्हारा, थोड़ी इज्जत कर लो। वैसे तो नहीं है इज्जत मेरी। मैट्रिक्स याद है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी ये जो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज है, इनके बीच में सब्सटेंस है। इधर इंटरसेलुलर सब्सटेंस। क्या ये मैट्रिक्स है? क्या ये मॉडिफाइड प्रोटीन का बना है? बोलो म्यूको पॉलीसैकेराइड। क्या शुगर का भी बना है? म्यूको पॉलीसैकेराइड और म्यूको प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। जो तुमने मेरी मदद की है, ये एहसान जिंदगी भर मैं नहीं भूलूंगा। और अगर मैंने एक बार में ये बात ऐसे लिखी होती, यकीन मानिए ये तुम्हारे लिए पेनफुल होती कि सर अब इतना रटना है। पर सब बच्चों को मालूम है दुनिया में जितनी भी सेल हैं, इनके बीच में कौन सा स्पेस? इंटर। और इनके बीच में सब्सटेंस, नाम बताओ? इंटर। तो कनेक्टिव टिश्यू कहीं भी मिलेगा, कितनी चीजें मिलेंगी? 3। तीनों याद है? बोलो कौन? सेल, पक्का? और अपनी सेल्स, अपने फाइबर और अपने मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप। One is known as loose connective tissue. जल्दबाजी मत करो बेटा। दूसरे तरीके के टिश्यू, these are known as dense connective tissue. और तीसरे तरीके के टिश्यू, these are known as specialized connective tissue. और इन तीनों प्रकार के टिश्यूज में क्या बदलेंगी? सेल्स, फाइबर। कम से कम इतना सब रखेंगे। कितना? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज। कुछ और बढ़ जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां। पढ़ना ही जाना है। देखो बेटा, मैं सच में बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं इसका सिंपैथी नहीं लेता। बंद करो इसे। ऑनलाइन जा रहा है, ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए।